तो आप लोग सब बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे किस पे, ग्लाइकोलाइसिस पे, यानी ईएमपी पाथवे के बारे में बात कर रहे थे। और हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि 2 पायरुविक एसिड जो है बनाए थे, यानी पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस की कहानी हम कर चुके थे। ठीक है, तो उसी के आगे हमको बात करना है। ठीक है, तो आपको मैं समराइज कर देता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा था और आगे क्या बात कर रहा था, करना है। ठीक, तो हमको सबसे पहले हम बात किए थे ग्लाइकोलाइसिस का। पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? पेन 1 सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे किस पे, ग्लाइकोलाइसिस का। और एक्चुअली पेन मुझे बोर्ड पे पढ़ाने का आदत है तो थोड़ा सा इस पे डिस्टर्बेंस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात कर रहे थे और जिसमें हम कहानी कर रहे थे किसका, ग्लूकोज का। सेल में गया था और उसके आगे की कहानी करें। तो आप देखिए ध्यान से हमारी कहानी क्या हुई थी, जो हम पूरी के पूरी रेस्पिरेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक ग्लूकोज का क्या क्या हो सकता है उसकी कहानी आपको मैं बता, ग्लाइकोलाइसिस तो मैं पढ़ा दिया था लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ समरी कि क्या हुआ था। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो ये हुआ था कि एक ग्लूकोज से हमको जो है 2 पायरुविक एसिड मिला था। क्या मिला था? 2 पायरुविक एसिड मिला था। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मिला था। अब इस 2 पायरुविक एसिड का आगे का जो कहानी ऐसा है कि ये 3 पाथवे में इंटर कर सकता है। कहाँ कहाँ जा सकता है? 3 पाथवे में। सबसे पहला, या तो ये फर्मेंटेशन में जा सकता है या कहीं ना कहीं ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अगर ये प्रोकैरियोट में हो रहा है तो ये ग्लाइकोलाइसिस तक रहेगा। अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है जहां पे फर्मेंटेशन भी होता है उसमें, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जाएगा। और फर्मेंटेशन को हम 2 भाग में बांटेंगे। यानी ये फेट ऑफ पायरुविक एसिड की कहानी अगर हम करें ध्यान से तो आपको 3 पाथवे दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है? 3 पाथवे। क्या दिखेगा आप ध्यान से देखिए। एक तो आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दिखेगा, ठीक है, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिखेगा, और तीसरा हमारा जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। कहां जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में। यानी इसके आगे हमको लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और ईटीएस चलाना होगा इसके लिए। यानी हमारा जो फर्मेंटेशन है, ये फेट ऑफ पायरुविक एसिड में 3 पाथवे हमको मिला, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपको फर्मेंटेशन के बारे में। हमको 3 पाथवे मिला फेट में, तो अल्कोहल यानी फर्मेंटेशन में हमको दोनों आया। ये दोनों कहानी किस में आएगा? फर्मेंटेशन में। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की कहानी हम करने वाले हैं। इससे पहले फर्मेंटेशन पढ़े उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है 2-3 मिनट का, उस पर हम बात करने वाला है, जिसका नाम क्या है? रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आप ग्लाइकोलाइसिस तो पढ़ लिए लेकिन आप उसके रेगुलेशन को हम नहीं पढ़ पाए, तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले, जिसका नाम क्या है? रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए कोई भी प्रोसेस जो होता है वो इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। कैसा होता है? इंजाइमेटिकली कंट्रोल। अगर किसी लिविंग सिस्टम में हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा कंट्रोल पॉइंट तो होगा ना जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा रिएक्शन। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जहां तक ग्लाइकोलाइसिस की कहानी है तो आपको क्या दिखा था कि 10 स्टेप रिएक्शन था, जिसमें आपको अलग अलग स्टेप में अलग अलग कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कहाँ एटीपी लग रहा है, ये सारी कहानी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम इसके सिर्फ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करें। देखिए रेगुलेशन की जहां तक कहानी आती है तो रेगुलेशन में क्या आएगा? एंजाइम का नाम है। कोई ना कोई आखिर एंजाइम ही होगा जो इस एंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है, तो एंजाइम ही इस प्रोसेस को, रेट को, रिएक्शन को कंट्रोल और बढ़ा घटा सकता है। तो इसके रेगुलेशन में जो है सबसे पहले हम एंजाइम के, वैसे जब भी मैं पढ़ाता हूं तो एंजाइम पर रेस्पिरेशन पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंजाइम, देन पढ़ाता हूँ ये रेस्पिरेशन। लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि ये काम हो जाए हमारे रेगुलेशन का। ठीक, तो जहां तक रेगुलेशन की बात है तो रेगुलेशन का नाम, चलते हैं हम थोड़ा सा एंजाइम पे। एंजाइम जब आपको पढ़ाया जाता है तो एंजाइम में सबसे खास बात बताया जाता है कि एंजाइम में जो है रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। और जो रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं ना, उनके पास 2 साइट होता है। क्या साइट होता है? सबसे पहला साइट, नॉर्मल एंजाइम के पास सिर्फ एक्टिव साइट होता है, उस पे एक्टिव साइट पे बाइंड किया सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में बदल जाता है। लेकिन रेगुलेटरी एंजाइम जो होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाते हैं, और वो एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं उसमें 2 साइट होता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपको सामने दिख भी रहा होगा पीडीएफ में,
एलोस्टेरिक एंजाइम जो होता है उसमें दो साइट होते हैं, पहला सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और दूसरा जो होता है मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट। अब ध्यान से सुनिएगा, मॉड्यूलेटर जो होता है वो जो है मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है, ठीक है, यानी उसको हम एलोस्टेरिक एंजाइम के जो दो साइट है, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और एक मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट, तो वहां पे बाइंड करता है। अगर वो मॉड्यूलेटर पॉजिटिव हुआ तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएगा, मतलब बढ़ावा देगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर वो रेगुलेशन कैसा हुआ, अगर मॉड्यूलेटर कैसा हुआ, निगेटिव हुआ, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को उसको कम करेगा। ये हुआ एलोस्टेरिक एंजाइम की पहचान, यानी एलोस्टेरिक एंजाइम के पास हमारे पास दो साइट मिला। तो आप जैसा देखिए, एलोस्टेरिक एंजाइम के नाम पे हमारा जो है ग्लाइकोलाइसिस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और की एंजाइम इसको कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, पीएफके, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। आपको बताया था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का सब कुछ बताया, तो बस इतना ये समझना है। अब क्या होगा, रेगुलेशन कैसे होगा, तो फॉस्फो सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को बाइंड करता था। तो आप ध्यान से देखिए, अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगर बाइंड किया यहाँ पे तो आगे कैरी आउट होगा रिएक्शन। लेकिन अगर जहां पे ये प्रोसेस चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, आगे का जो फर्दर प्रोसेस चल रहा है, अगर वहां पे क्या उस सेल के अंदर एटीपी, सिट्रिक एसिड, H प्लस कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, यहाँ जो रेगुलेटरी साइट है पीएफके का जो रेगुलेटरी साइट है उसके ऊपर बाइंड करेगा और इसको निगेटिव डायरेक्शन में मॉड्यूलेट करेगा। इसको क्या करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में। मतलब अल्टीमेटली मैं अगर समझाऊं तो ये होता क्या है, आप जो देख रहे हैं एंजाइम का स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंजाइम कैसे बना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है। 3D स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क एट द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो उसमें होता क्या है, अल्टीमेटली वो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पॉलीपेप्टाइड का जो चेन होता है ना, वो इस सबस्ट्रेट के साथ जो है ना बाइंड करता है। लेकिन हम एक्टिव साइड और एलोस्टेरिक साइड समझने के लिए ऐसा व्यू बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, एलोस्टेरिक साइड पे एटीपी बाइंड करेगा। अगर एटीपी बाइंड करेगा तो ये निगेटिव डायरेक्शन में इसको मॉड्यूलेट करेगा। कहाँ करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में मॉड्यूलेट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में रेगुलेट कराना है तो मतलब अगर सेल में एडीपी मतलब एटीपी कम है तो ये क्या करेगा, एडीपी वहां पे बाइंड करेगा या एएमपी बाइंड करेगा या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनमें से कोई भी बाइंड कर सकता है। तो जिसकी वजह से ये कहां रेगुलेट होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के जैसा मॉड्यूलेट होगा और ये रिएक्शन कैरी आउट होगा। इसके अलावा भी तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस को ये पीएफके एंजाइम जो है रेगुलेट करता है। इसके अलावा और भी रेगुलेटरी एंजाइम है, जैसे हेक्सोकाइनेज, अपने आप में ये रेगुलेटरी एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद में पाइरुवेट काइनेज, ये भी इसका रेगुलेटरी एंजाइम है। तो ये तो हुआ आपका, बात हुआ किसका, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो रेगुलेशन के नाम पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमारी कहानी कहाँ पे आता है, फर्मेंटेशन का। अब ध्यान से सुनिए कि फर्मेंटेशन में आपको मैंने क्या बताया अभी कि फर्मेंटेशन हमारा जो है ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 3 पाथवे में फर्मेंटेशन में जाएगा, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। तो फर्मेंटेशन में जो जाएगा, तो फर्मेंटेशन हमको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मिला। तो हम अभी तक जो है ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या पढ़े थे, ग्लाइकोलाइसिस में आपको क्या मिला था, ग्लाइकोलाइसिस में आपको मिला ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिला। दूसरी बात, आपने इनपुट क्या दिया था, 2 एटीपी दिया था, 2 जो है H2O दिया था इनपुट में, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड, प्लस में आपको क्या मिला था, 4 एटीपी मिला था, 2 NADH प्लस मिला था। ये आपका आउटपुट था और वाटर नहीं, ये हमको इतना मिला था। तो यहाँ तक की कहानी हम कर चुके हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये कहानी हमको हो चुका है। अब हम बात करेंगे, ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक। फर्मेंटेशन का नाम आते हुए दिमाग में, मतलब अभी तक अगर ये प्रोसेस किसी ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कहीं हो रहा है जो एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, एरोबिक में नहीं हो रहा है, ये एनारोबिक कंडीशन में ही होगा, यानी फर्मेंटेशन भी एनारोबिक में होगा। तो देखिए क्या होगा ये कि हमको जो है पायरुविक एसिड, सबसे पहले ध्यान लगाइए कि पायरुविक एसिड बना था तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COCOOH, ठीक। ये एसिड है, इसका फॉर्मूला। तो ये जो पायरुविक एसिड तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो आप सबसे पहले मेरा ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। तो हम पायरुविक एसिड पे पहुंच गए थे। अब पायरुविक एसिड में होगा क्या, तो पायरुविक एसिड का
किस में होगा सबसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको किस में मिलेगा? ईस्ट वगैरह में मिलता है, यूनिसेलुलर जो होता है ईस्ट वगैरह में। अब इसमें क्या होता है, तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला CH3COCOOH है। इसका पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है उसके प्रेजेंस में क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए नाम ही में ही है इसका पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा? पायरुवेट है और डीकार्बोक्सिलेज है, तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का रिमूवल होगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि CH3COCOOH होगा, तो COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का रिमूवल होगा। और जब CO2 रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? CH3CO और H बचेगा। और ये क्या है हमारे पास? इसका फॉर्मूला क्या है? एसिटल्डिहाइड। यानी फाइनली एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हम किए तो हमको अल्डिहाइड मिला। ये केमिस्ट्री भी यही कहती है हमारी। अब हमको मिला क्या? एसिटल्डिहाइड। ठीक, अब एसिटल्डिहाइड का फाइनली हम करने वाले हैं क्या? रिडक्शन। तो आपको मैंने क्या बताया था, ध्यान कीजिए, पहले पिछले ग्लाइकोलाइसिस में हम चलते हैं। आपको ग्लाइकोलाइसिस में मैंने क्या बताया था कि एक हमको जो है अगर जहां जहां एंजाइम लग रहा था डीहाइड्रोजनेज, क्या लग रहा था? डीहाइड्रोजनेज। तो डीहाइड्रोजनेज क्या कर रहा था? NAD जो को एंजाइम था उसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके वो रिड्यूस हो जा रहा था, यानी NAD इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया तो NADH+ में बदल जा रहा था, ये हुआ था। तो वो क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था उस स्टेप में। अब जो ग्लाइकोलाइसिस में हमको NADH+ मिला था ना, जो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हुआ था, वो अब क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो ही ग्लाइकोलाइसिस का NADH+ जो है ना रिडक्शन होगा और यहाँ पे एंजाइम लगेगा अल्कोहलिक डिहाइड्रोजन, यानी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जहां आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेगा और उसको रिड्यूस में बदलेगा, लेकिन यहाँ पे लेके पहले से बैठा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में हमको NADH+। तो ये अब जो लिया था ना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये फाइनली देगा। किसको देगा? तो आप देखिए ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से अल्कोहल जब हम बनाते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या करते हैं? उसको रिडक्शन करते हैं कि नहीं? तो दे दिया। तो NADH+ जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके बैठा था वो फाइनली किसको दे देगा? एसिटल्डिहाइड को देगा। आप देखिए CH3COOH है, तो आप एक हाइड्रोजन, इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको तो मैं केमिस्ट्री भी समझाऊं तो आप ध्यान से देखिए, ये जो CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O जो है, तो ऑक्सीजन का EN कार्बन से जाना, तो ऑक्सीजन चाहेगा अपना जो है ये डबल बॉन्ड तोड़ के, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो फाइनली HH+ जो है H+ लेगा। पॉजिटिव चाहिए इसको तो ये H+ लेगा, यानी OH यहाँ पे आएगा और बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। तो फाइनली हमको क्या मिल गया? ये इथाइल अल्कोहल। आप ध्यान से देखिए, यही इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है आपका C2H5OH। तो फाइनली अल्कोहल आपको समझ में आया कैसे बना? पहले क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन से अल्डिहाइड बना और अल्डिहाइड का फाइनली क्या हुआ? रिडक्शन। तो पहले आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब NAD से NADH+ बना था तो वहां ऑक्सीडेशन हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ एकलौता स्टेप था जहां ऑक्सीडेशन हुआ, और दूसरा यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है NADH+ फिर से दे दिया है अल्कोहल को, तो यहाँ पे NAD का क्या होगा? रिडक्शन होगा। गॉट इट? ठीक है, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा, इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। ठीक, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपको कहाँ मिलेगा? या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैब में मिलता है जो बैक्टीरिया मिल्क में जो होता है, और या हम लोग के केस में अगर देखें तो आपको पता है कि मसल फैटिक के केस में हम लोग बात करते हैं लैक्टिक, मतलब बोलते हैं कि मसल फैटिक हो गया तो उसमें क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन में उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो जिसकी वजह से पेन वगैरह भी होता है। तो देखिए क्या होगा, अभी हम लोग बनाना था क्या? पायरुविक एसिड से हम डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे थे तो हमको अल्कोहल मिला, लेकिन आपको ध्यान से देखिए इसका नाम ही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जब एसिड से हमको एसिड ही बनाना है तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन की कोई नीड नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू डीकार्बोक्सिलेशन, तो हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे ही नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या करने वाले हैं? ये रिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा, तो करना क्या है? रिडक्शन, वही जो इस स्टेप पे हम कर रहे थे, यानी NADH+ जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके बैठा हुआ है वो फाइनली इसको देगा। किसको? पायरुविक एसिड CH3COOH है, इसको आप देखिए NADH, तो ये बदल जाएगा क्या? फिर वही कहानी, एसिड का एसिड रह गया और H दे दिया, H हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेके, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेके, ये लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए 2014 नीट में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विच मेटाबॉलिक पाथवे विच इन रिजल्ट ऑफ रिडक्शन, मतलब इवॉल्विंग ऑफ CO2, यानी वो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें CO2 इवॉल्व नहीं होता है। तो आपको साफ दिख रहा है, इसमें रटने की क्या जरूरत है? देयर इज नो नीड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। आप एसिड से एसिड बना रहे हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं
इसमें कितना एटीपी बना, कितना CO2 हमको निकला और कितना वाटर, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस में। आप देखिए ऑक्सीडेटिव जो है इसमें तो हुआ नहीं, डायरेक्ट SLP से तो कोई कहानी मिला आपको, कहीं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो हुआ नहीं है यहाँ पे। आप जो है ग्लाइकोलाइसिस में जितना एटीपी बनाए थे 4 एटीपी हमको मिला था, वही 4 एटीपी है, 2 एटीपी इनपुट है, उसको माइनस अभी नहीं किए, तो 4 एटीपी, अब 2 एटीपी यूज हुआ था वहाँ पे इनिशियल ग्लूकोज से, आप जो लगाए थे ग्लाइकोलाइसिस में तो माइनस कर दीजिए, तो यूज हुआ था 2, यानी फाइनली हमको ग्लाइकोलाइसिस से लास्ट स्टेप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तक आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिलेगा। कितना मिलेगा? नेट एटीपी हमको सिर्फ 2 मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CO2 का। तो CO2 का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पायरुविक एसिड से एक बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, किसमें? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो एक CO2, और दोबारा क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में तो कोई CO2 निकला ही नहीं था, और यहाँ पे जो है तो 2 बार पायरुविक एसिड ये चलेगा, एक बार पायरुविक एसिड से एक अल्कोहल के लिए, दूसरी बार चलेगा तो फिर 2 CO2। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में मैंने बताया कि कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई CO2 नहीं निकलेगा, इसलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नो डिकार्ब। और दूसरी बात, वाटर की बात करें तो आप ग्लाइकोलाइसिस में 0 वाटर था, वहाँ भी नहीं, वाटर था वो NaDH के बाद, लेकिन यहाँ से वहाँ तक अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कोई वाटर इसमें फर्मेंटेशन में रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके ग्लाइकोलाइसिस तक ये रिएक्शन पूरा कैसा है? रिवर्सिबल, मतलब इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड और ये पायरुविक एसिड भी रिवर्स में भी जान सकता है। अच्छा ग्लाइकोलाइसिस पे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में आपको क्या पता है कि फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है, बाकी रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है, ठीक, यहाँ तक कहानी। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी करूंगा, लेकिन आप सोच के जवाब दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहलिक पर्सन है, ठीक, अल्कोहल वो ड्रिंक कर रहा है, आपको मैंने बताया कि ये रिएक्शन एंजाइमेटिक कंट्रोल है और सब रिवर्सिबल है, तो अल्कोहल ले रहा है, तो मान लीजिए कोई इथाइल अल्कोहल लेता है तो उससे एसिटाल्डिहाइड मिल जाना चाहिए, और एसिटाल्डिहाइड से फाइनली क्या है? पायरुविक एसिड बन जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हालांकि इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बता भी दे रहा हूँ, बहुत लोग देख के भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग के केस में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम तो प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ना वो एब्सेंट होता है ह्यूमन के केस, इसीलिए एसिटाल्डिहाइड से फिर से पायरुविक एसिड नहीं बन सकता है, इसीलिए अल्कोहल ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है, ठीक, गॉट इट। अब हम बात करने वाले हैं, अब तीसरा प्रोसेस हमारा क्या था, आपको मैंने पढ़ा दिया, क्या? ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमको ये पायरुविक एसिड मिला है ना, इस पायरुविक एसिड, ये कहानी हमको पूरा कहाँ चल रहा था? साइटोप्लाज्म में। अब इस कहानी, ये पायरुविक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ ले जाएंगे इसको? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट बोलते हैं। तो इसको हम ले जाएंगे कहाँ? पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ले जाएंगे तो उसमें एक रिएक्शन होगा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम जो बनेगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, तो इसका होगा पायरुविक एसिड के पास हम लोग के कितना कार्बन है? 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी CH3CO COOH पायरुविक एसिड, ठीक। हमको एक ग्लूकोज से 3 पायरुविक एसिड, पायरुवेट को हम ट्रांसपोर्ट कर दिए कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, ये जो लिंक रिएक्शन है इसमें ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। सबसे पहली बात, इसमें आपको 3 एंजाइम मिलने वाला है और 5 जो है को फैक्टर लगने वाला है इस लिंक रिएक्शन में। सबसे पहला क्या क्या होगा? तो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज लगने वाला है, डाइहाइड्रोइल लिपोइल डीहाइड्रोजनेज लगने वाला है, और डाइहाइड्रोइल लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज लगने वाला है। मैं एक बात और बता दूं, यहाँ क्लियर कर लूं कि ये एरोबिक, ये जो एंजाइम आपको दिख रहा है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से NCERT में जाना जाता है, लेकिन आप कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको तीनों सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यही बता दे रहा हूँ, सब कुछ है, ठीक है। एक बात और, ये जो आपको दिख रहा है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ये एंजाइम जितना भी आपको दिख रहा है पूरा यहाँ से लेके एरोबिक रेस्पिरेशन में एंजाइम, सबसे ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, यानी ये सबसे कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, ठीक। इसीलिए तो इसके अंदर 3 एंजाइम आ रहा है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर। उसके बाद इसके पास जो है 5 को फैक्टर काम करता है, मैग्नीशियम 2+,
टीपीपी हो गया, लिपोइक एसिड हो गया, उसके बाद में टीपीपी बता दिया, NAD लगेगा और कोएंजाइम A लगेगा। तो आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या हुआ था, जो पायरुविक एसिड है वो CH3COOH है, ठीक। अब इसका होगा क्या, पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगा। कौन करेगा, तो पायरुवेट जो है डीकार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम है वो करेगा। तो इसमें 3 स्टेप होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, तीनों होगा, ठीक। तो हमको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आते ही मैंने क्या कहा था आपको कि करेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या था, वही NAD प्लस है, NAD प्लस जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो आप देखिए ये NAD है, NAD क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया और NADH प्लस में बदल गया, ठीक। यहाँ पे NADH लिखा हुआ है, NADH प्लस एक्चुअली। फिर यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, आपको बताया मैंने एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एसिटाइलेशन भी होगा। तो हमको बचा क्या, COOH में से CO2 यहाँ पे निकल ही गया। अब यहाँ पे जो आपको लिए हैं, कौन जो लिए थे आप, इस यहाँ पे जो लिए हैं कोएंजाइम में, तो वो कोएंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे अटैच होगा, यानी CH3CO ये रहेगा और S लगेगा, यहाँ पे एसिटाइलेशन कर रहे हैं, और COO यानी ये क्या करेगा, अटैच करेगा, और ईस्टर लिंकेज हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बनेगा, ये एक बार एमसी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है उसमें कौन सा लिंकेज होता है, तो आप जो है इसको बोलेंगे थायो ईस्टर लिंकेज। थायोल ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग, SH ग्रुप इज कॉल्ड थायोल ग्रुप। और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, तो एसिटाइलेशन की वजह से जो बना है एसिटाइल, तो ये इसमें थायो ईस्टर लिंकेज होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप हुआ, ठीक। और डीकार्बोक्सिलेशन आपको बताया, तो एक पायरुविक एसिड से एक बार हुआ, तो 2 से 2 बार हुआ, 2 सब चीज होगा 2। अब इसका जो है पूरा का पूरा देखिए, लिंक रिएक्शन में होगा क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन नहीं हुआ, हुआ क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव क्यों बोला, क्योंकि NAD से NADH प्लस बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो उससे 2 NADH प्लस मिला हमको, तो 1 से 3 ATP, तो 2 से क्या मिलेगा, 6 ATP। डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये लिंक यहाँ पे ETS में मिलेगा। लिंक रिएक्शन में अगर हम डायरेक्ट वाटर की बात करें तो देयर इज नो डायरेक्ट वाटर, कहाँ मिलेगा हमको, ETS में मिलेगा, मेटाबॉलिक वाटर केवल। दूसरी बात, हमको CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 आपको मिला, एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाने में 1 CO2, तो 2 से 2 मिलेगा, तो 2 CO2। एक बात और मैं बता दूं यहाँ से कि ये जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है, उसका सेम का सेम जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंजाइम है कौन सा, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। वो सेम चीज जैसा यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना 5 कोफैक्टर, सेम उसके लिए भी ऐसा ही कोफैक्टर लगने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। उसके बाद इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्रेब साइकिल का, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप लोगों से, सबसे जो वीडियो देखेंगे आप उनसे क्वेश्चन है कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एरोबिक में भी हो रहा है, एरोब्स में भी हो रहा है और एनएरोब्स में हो रहा है। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो रेट होगा वो एरोब्स में ज़्यादा होगा या एनएरोब्स में ज़्यादा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है एरोबिक्स में ज़्यादा होगा, यानी जो रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस से आगे क्रेब साइकिल ETS में जा रहा है उसमें ज़्यादा होगा रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, या फिर रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो एनोरोबिक बैक्टीरिया या कोई भी एनोरोबिक ऑर्गेनिज्म है उसमें ज़्यादा हो। आप इसको कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। मैं इसके अगले वीडियो जब क्रेब साइकिल पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका आंसर भी करूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पुराने आपके दीदी भैया जो भी एग्जाम दिए होंगे तो 2006 में जब BCC का मेन का पेपर रिटन होता था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और UPSC में भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर जवाब दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए। और एक और बात, आप लोग शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अगर देखना चाहते हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को भी, ठीक है। थैंक यू।